हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 12th हिस्ट्री भाग 1 का अध्याय 3 आपके सामने लेकर आए हैं बच्चों। वीडियो जो पीरियड हो गया, निसंदेह बहुत हो गया समय, और कुछ मैसेज भी आए बच्चों के, तो कोई टेक्निकल और कुछ ऐसी परेशानियां नहीं। आज अपन शुरू करते हैं बच्चों। तो आप देखें, आज जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, वो 3 वर्ग जो आपका चैप्टर है, इसका नाम है, विषय 3 है और चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक। ये वाला जो पाठ है बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें ये देख लेते हैं सबसे पहले बच्चों कि हम पढ़ेंगे क्या क्या इस पाठ के अंतर्गत, क्योंकि ये पाठ काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं, सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले एक महाभारत का इसमें एक विश्लेषण दिया गया है, हम वो देखेंगे। महाभारत ग्रंथ के विषय में बहुत सारे उदाहरण इससे लिए गए हैं, तत्कालीन समाज के लिए एक प्रमाणिक ग्रंथ है, इसलिए महाभारत का इस चैप्टर में बहुत अधिक उपयोग कथाओं के माध्यम से बच्चों किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे जो मुख्य टॉपिक है इसमें, बंधुता एवं विवाह। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों परिवारों के बारे में क्या में जानकारी जो है वो पढ़ेंगे। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श पढ़ेंगे, है ना, और इसके अलावा विवाह के नियम, स्त्री गोत्र, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, ये इसमें पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आएगा वो सामाजिक विषमताओं का आएगा, इसमें उचित आजीविका, अक्षत्रिय राजा, जाति और समाज, गतिशीलता, 4 वर्णों के परे, एकीकरण 4 वर्णों के परे, और अधीनता और संघर्ष। इसके बाद बच्चों साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा एवं विषय वस्तु, लेखक और तिथियां, सदस्यता की खोज और एक गतिशील ग्रंथ, ये इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि अगर हम इस पूरे पाठ को एक वीडियो में बनाएंगे बच्चों, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके लिए भी उबाऊ हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एक हम टुकड़ों में बांट लेंगे। आज इसका पार्ट 1 है बच्चों। पार्ट 1 में आज हम पढ़ लेंगे, संभवतः देखेंगे समय तो, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, ये यहां तक। संभवतः अगर टाइम और बचेगा तो हम आगे और चलेंगे, नहीं ये वाला एक हम सब टॉपिक बच्चों आज यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। तो आइए आप लोग अपना पेन ले लीजिए, नोटबुक लीजिए, और इसको आप यहाँ पर हमारे साथ पढ़ेंगे। साथ में इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण हम कंटेंट्स को तो लाई हैं, प्लस जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर की भी, जैसा कि हमने पहले इंडस वैली वाले में आप लोगों ने पहले इंडस वैली का पूरा एक लेक्चर देखा और उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन आंसर हम लेके आए। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें बहुत सारे, इसमें आपके सामने क्वेश्चन आंसर, इसमें भी आप अपने आप इसके माध्यम से आप बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछले अध्याय से लेके इस अध्याय में हम क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों की एक श्रृंखला बच्चों आपके सामने पिछले अध्याय में रखी गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम आगे बढ़ते चलेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें कुछ परिवर्तन समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। ये हम पिछले जब चैप्टर में देखेंगे तो हम देखेंगे ऋग्वेद कालीन समाज से लेके और इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, है ना, नए नए नगरों का निर्माण हुआ, खेती के भी तरीके बदले, है ना, धार्मिक रीति रिवाज भी बदले लोगों के। तो इसके अंतर्गत देखें, उदाहरण बता रहे हैं, वो वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ, जैसे कि आपने पढ़ा पहले जन थे, जन से जनपद बने, जनसंख्या बढ़ी और उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, तो उनको खेती के लिए और भूमि की आवश्यकता हुई तो उन्होंने घने जंगलों को बच्चों काटकर कृषि योग भूमि का विस्तार भारत के अंतर्गत उन्होंने किया। इसके अलावा शिल्प विशेषज्ञों का एक विशिष्ट सामाजिक समूह का भी बच्चों इसमें उदय हुआ, तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। जब जैसे जिसने जो काम किया उसमें उसको ज्यादा अगर इनकम हुई तो उसके आधार पर बच्चों क्या हुआ कि उनकी सामाजिक आर्थिक रूप से भेद देखने को मिले, और यही सामाजिक आर्थिक भेद बच्चों आखिरी में आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था में परिणित हो गए, जो हम आगे इसमें समझेंगे, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में परिणित हो गए।
इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं एवं अभिलेखों का उपयोग करते हैं। आखिर इस सब की हमें जानकारी मिलती कहां से है? तो इन सब की जानकारियों के लिए इतिहासकारों ने तत्कालीन समय के जो अभिलेख हैं, चाहे वो अशोक या अन्य शासकों द्वारा खुदवाए गए, लिखवाए गए या और ग्रंथ, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो या धार्मिकतर ग्रंथ हो, इन सभी ग्रंथों से भी हमें तत्कालीन समय में बच्चों पढ़ने में बहुत सारी जानकारी मिली। अब ये ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे, समाज में मौजूद विभिन्न रीति रिवाजों पर टिप्पणी प्रस्तुत करते थे। प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष की दृष्टि से लिखा जाता था। हमें लिखते समय, हमें पढ़ते समय भी ये सावधानी बरतना है, ये देखना पड़ेगा कि ये जो बुक लिखी, ये किताबें जो लिखी गई या जो अभिलेख लिखे गए वो किसके द्वारा लिखवाए गए, क्यों लिखवाए गए, उसका स्वरूप क्या था, ये भी बच्चों हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। परंतु याद रखना भी जरूरी है कि ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किन के लिए रचना हुई। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। आपको ये पिछले अध्याय में आपने देखा और आप इधर भी इसमें भी देखेंगे कि प्राचीन अभिलेख भारत में सबसे पहले अशोक द्वारा लिखवाए गए। इन अभिलेखों में बच्चों प्राकृत, खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि का हुआ उपयोग। जब हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, जबकि अगर हम बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो पाली और प्राकृत भाषा में है। तो हमें ये भी उस समय बता रहे हैं कि सावधानी पूर्वक हमें यह अध्ययन करना पड़ेगा। यदि हम ग्रंथों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करें तो समाज में प्रचलित आचार, व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें पहले बच्चों इस चीज से सावधानी पूर्वक विचार करना पड़ेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो उसका तत्कालीन समय में राइटर कौन है, किसके लिए लिखे गए। जैसा कि ऊपर बता रहे हैं कि हमें याद रखना भी जरूरी है कि ग्रंथ किसने लिखे और क्या लिखा गया, किनके लिए रचना हुई, हमें ये भी देखना ही पड़ेगा। तब हम बच्चों इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे भी बच्चों इतिहास के स्टूडेंट को न्यूट्रल होके ही सोचना पड़ेगा, तभी वो इतिहास विषय के साथ न्याय कर सकता है। वो अपनी जो सोच है वो उसको जाति या क्षेत्र या भाषा से परे रखना पड़ेगी बच्चों। चलो आगे हम देखते हैं। अब आज हम सबसे पहले इसमें जो आपकी बुक में दिया गया वो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1 है। तो आपको बच्चों सबसे पहले, चूंकि यहाँ मैं महाभारत की अगर आपको पूरी कथा सुनाऊंगा तो ये वीडियो अपने आप में ऐसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप एक महाभारत का एक अध्ययन आप करेंगे महत्वपूर्ण चीजों का, और तब आप इसमें जो जो उदाहरण लिए गए हैं इस पाठ के अंतर्गत उनको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उनका प्रयोग कहाँ क्यों किया गया है ये भी आप जान पाएंगे। आप सबसे पहले आपने अपनी बुक में देखा हो बच्चों, लिखा है इसमें कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत हुई। बच्चों आपको 1 नंबर में ये मिल ही जाएगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें कि आप प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, पिछले बोर्ड एग्जाम रहे हों या अन्य एग्जाम रहे तो उसमें पूछा गया कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया या कब तैयार किया गया। तो आप इन दोनों प्रश्नों को आप लिख लेंगे कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में वी.एस. सुथांकर द्वारा तैयार करवाया गया। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों से भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। उन्होंने क्या किया कि पूरे कैसे पता लगेगा कथाओं का, तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष से पांडुलिपियों को मंगाया। पांडुलिपि मतलब जो प्राचीन लिखी हुई लिपियों में जो ग्रंथों में लिखे गए हैं उनको, पांडुलिपियों को उन्होंने एकत्रित करवाया। और उन एकत्रित ग्रंथों से उन्होंने फिर और सावधानी पूर्वक क्या किया बच्चों, इन पांडुलिपियों से उन श्लोकों का चयन किया गया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए। ऐसा नहीं कि किसी पांडुलिपि से कोई है तो जैसे तो बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाता है ना, कई जगह कोई चीज बाद में जोड़ दी गई तो, और वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन सभी पांडुलिपियों से उन श्लोकों का चयन किया जो सभी पांडुलिपियों में श्लोक पाए गए, जिससे उनको ये लगा कि ये श्लोक प्रमाणिक हैं। ये जो पूरा तैयार हुआ उसमें
13,000 पृष्ठों में फैले इस ग्रंथ में 47 वर्ष लग गए। सोचो आप, इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे और कितने पृष्ठ फैले? 13,000 पृष्ठों में बच्चों ये ग्रंथ तैयार हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर के आ रही बच्चों। कौन सी प्रक्रिया में? वी.एस. सुधांकर के द्वारा समालोचनात्मक जो विवरण तैयार किया गया महाभारत का, उसमें दो बातें बच्चों सामने निकल के आई। पहली क्या निकल गई? संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी। पहली बात तो ये निकली। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता थी। पहली बात तो ये निकल के आई। क्लियर हुआ? फिर से सुनो। पहली, संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी। इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता थी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात क्या थी? महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद उभर कर भी सामने आए। ये दो बातें बच्चों मुख्य निकल के आई। महाभारत का प्रारंभिक नाम जो यहां पर बता के चले, आप इसको भी नोट कर लें। ये भी परीक्षा में एक अंक के जो प्रश्न बनते हैं बच्चों, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है। महाभारत का जो प्रारंभिक नाम है बच्चों, वो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता मिलता है। ठीक, नंबर 1 बात। नंबर 2, अब इसमें जब श्लोकों की संख्या जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, कथा और कथानक जुड़ते चले गए, तो इसका जब वृहद विशाल आकार इस ग्रंथ ने लिया, तो उसमें क्या हो गया? इसमें इस ग्रंथ के श्लोकों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक हो गई। जब 1 लाख से अधिक हो गई बच्चों, तो इसका नाम फिर क्या कर दिया गया? महाभारत कहा जाने लगा इसको। ठीक, दो में यहां ये सारी बातें निकल के आ गई। ठीक, अब इसमें आगे और मैं आपको बताता चलूं। हालांकि इसका कुछ पार्ट लास्ट में गतिशील ग्रंथ के रूप में बात करेंगे, तब हम और इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। महाभारत के मुख्य जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास को माना जाता है। ये भी आप ध्यान रख लें बच्चों। इस ग्रंथ की रचना लगभग 1000 वर्ष लगे इसमें, यानी 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक। ईसा मसीह के जन्म से 500 ईसा पूर्व, 500 साल पहले क्या हो गया? इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ हो गई थी और 500 ईस्वी तक, है ना, इस ग्रंथ को लगभग 1000 वर्ष का समय लग गया। इसमें कुछ कथाएं तो इस काल से पहले की भी प्रचलित लिखी गई पाई गई हैं इसमें। ऐसा नहीं कि महाभारत के समकालीन है, इसमें पहले की कथाएं भी थी, वो भी इसमें हमें देखने को मिलती हैं। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है बच्चों। महाभारत में कौरव और पांडव जो कुरु वंश के थे, जो हस्तिनापुर के राजा थे, हस्तिनापुर नरेश के यहाँ पर जो इनके मतभेद हुए, मतभेद इतने बड़े, मुख्य रूप से ये किसका उत्तराधिकार को लेकर बच्चों ये महाभारत का युद्ध हुआ। वही महाभारत के युद्ध का चित्रण इस ग्रंथ में बच्चों किया गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें जो सबसे पहले आपके लिए बच्चों टॉपिक है इसमें है वो बंधुता एवं वैवाहिक के प्रकार। ठीक है ना? तो सबसे पहले बंधुता में जो सबसे पहले टॉपिक आपके पास आया है वो ये कुल का आया बच्चों। कुल क्या है? तो हम कुल के बारे में बच्चों जान लेते हैं कि कुल क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुल संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। अपने कहते किस कुल के हो, है ना, जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। प्रश्न 2 नंबर में आ जाता है, तो आप कृपया करके यहीं लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, आपका यहीं तैयार होता चलेगा बच्चों कि संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया, जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। एक ही, अब कुल है क्या? एक ही पुरुष से उत्पन्न, एक ही पूर्व पुरुष से उत्पन्न, यहां से लिखना भूल गए हैं, से उत्पन्न वंशज या उनकी पीढ़ियों का वर्ग समूह कुल कहलाता था। फिर से समझे, एक ही पूर्व पुरुष से उत्पन्न वंशज या उनकी पीढ़ियों का वर्ग समूह कुल कहलाता था, या यूं कहें इनके सदस्यों में रक्त संबंध होता है और यह संबंध पितृपक्ष या मातृपक्ष किसी से भी हो सकता है। ये हो गया बच्चों, क्या हो गया? ये कुल हो गया। कुल के बाद दूसरी शब्द मिलती है जाति। जाति क्या है?
जाति जन्म आधारित स्थिर संगठन है। जाति एक जन्म आधारित स्थिर संगठन है जिसके खान पान के कठोर नियम होते हैं, या यूं कहें बांधवों का एक बड़ा समूह जाति होता है। ये जाति हो गया बच्चों। जाति की अपनी कुछ एक विशेषताएं भी हैं जो पिछली बार मैंने इसके लिए आपको इसलिए लाया हूं मैं डाल के बच्चों कि पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था कि जाति की विशेषताएं क्या हैं, तो आप इनको भी लिख सकते हैं। जाति की अपनी कुछ एक विशेषताएं हैं, जैसे जाति व्यवस्था वंशानुगत होती है, पहली बात होगी बच्चों। दूसरी बात, प्रत्येक जाति का एक अपना नाम होता है बच्चों, ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता, प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय भी होता है। ये बात भी समझ लें आप, इनका अपना एक व्यवसाय होता है और इनका व्यवसाय के आधार पर ही बाद में जातियां बनी। जैसे हम आपको यहां पर शॉर्ट में समझा दूं कि ऋग्वेद काल में बच्चों हमें सबसे पहले जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उसमें सबसे पहले बच्चों हमें जिसके 10 मंडल हैं, 10 मंडल से हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहां वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया कि परमपिता परमात्मा के शरीर से वर्णों की उत्पत्ति हुई है। वर्ण जाति नहीं थे बच्चों, वर्ण लचीले थे, वर्ण व्यवसाय पर आधारित थे, उनके कार्य के आधार पर थे। और 4 वर्णों में उन्होंने बताया, मुंह से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, पेट से वैश्य, जंघाओं से या पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। यहां थोड़ा सा अपन को और ये समझने वाली बात है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से ही क्यों हुई, क्योंकि ब्राह्मणों का व्यवसाय बोलना था बच्चों, और मुंह बोलने का काम करता है। तो ऐसे लोग जो पढ़ने में पढ़ाने में रुचि रखते थे, ऐसे जो लोग थे बच्चों वो लोग कहलाए ब्राह्मण। जो रक्षा करने में, युद्ध करने में, शासन करने में रुचि रखते थे, ऐसे लोग बच्चों क्षत्रिय कहलाए। क्षत्रिय भी यही काम कर रहा है। क्षत्रिय समाज का आपने देखा होगा, जब इतिहास पढ़ते हैं अपन, क्षत्रियों का शासन करना है ना, समाज की रक्षा करना, इनका उत्तरदायित्व क्षत्रियों का था। वैश्यों का काम था बच्चों जो पेट का काम है, पेट के अंदर हम जो खाते हैं शरीर के सभी अंगों को पहुंचाता है उसकी आवश्यकता अनुसार। वैश्य यानी बनिया भी यही करता है, व्यवसाय करता है, जिससे राज्य की आजीविका, देश की आजीविका चलती है। तो इसलिए वैश्यों की उत्पत्ति पेट से हुई। और जो न बोलने में पढ़ने में रुचि रखते थे, न जो युद्ध करने में, शासन करने में रुचि रखते थे, न जो व्यवसाय करने में रुचि रखते थे, इनके अतिरिक्त जो कामों में रुचि रखते थे, ऐसे व्यक्ति शूद्र कहलाए। और शूद्र से और ब्राह्मण से यहाँ ये नहीं था कि ये छोटा है, ये बड़ा है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने वर्णों को परिवर्तित कर सकता है। इसका भी उदाहरण ऋग्वेद से ही बच्चों मिलता है। एक ऋचा में कहा गया है, लड़का कह रहा है कि मैं पढ़ने का काम करता हूँ, मेरी माँ आटा गेहूं पीसने का काम करती हैं, और मेरे पिताजी भेड़ चराने का काम करते हैं, और हम एक दड़बे में एक ठीक उसी तरह रहते हैं, एक जगह में ठीक उसी तरह रहते हैं जैसे एक दड़बे में भेड़ रहती है। यानी यहाँ 3 व्यवसाय हो गए। तो मैं यहाँ इसको मैंने यहाँ ये समझाता चल रहा हूँ साथ में कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में दोनों अंतर है। बाद में जाति वर्ण व्यवस्था के धीरे धीरे जटिलता आ गई, स्थिरता आ गई और जाति में परिवर्तित हो गई, और जाति व्यवसाय के आधार पर नहीं हो गई, वो वंशानुगत हो गई। जो हमने आपकी यहाँ विशेषताएं बताई थी कि जाति क्या होती है, जाति की व्यवस्था वंशानुगत होती है, पहली विशेषता। दूसरी, प्रत्येक जाति का एक नाम होता है, और तीसरा, प्रत्येक जाति की एक परंपरागत व्यवसाय भी होता है, जो बाद में आपने देखा होगा। स्वर्णकार सुनार सोने का काम करने वाले हैं, तेली थे वो तेल का काम करने वाले हैं। इस प्रकार से जातियों का व्यवसाय के आधार पर उनका निर्माण होता चला गया, और ये फिर स्थिरता आ गई। भले वो उस व्यवसाय को करता हो न करता हो, पर वो उसी जाति से जुड़ गया। अब आता है बच्चों गोत्र। गोत्र के बारे में हम हालांकि आगे बताएंगे। मोटे तौर पर उन लोगों का समूह गोत्र कहलाता है जिनका एक मूल पुरुष पूर्वज से अटूट क्रम में जुड़ा है, ये गोत्र कहलाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय समाज की जो स्वरूप है, जो रूपरेखा है बच्चों, वो पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिकता है क्या, ये है आपको बच्चों में यहां समझना है। ऋग्वैदिक काल से ही पितृसत्तात्मक
यानी पितृवंशिकता के प्रमाण मिलने लगते हैं। ऋग्वेद में जो अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि वहां परिवार का जो मुखिया होता था वो पुरुष कोई होता था, उसके बाद उसके बच्चे, उसके बाद उसका पौत्र, ऐसे वो परिवार के मुखिया बनते जाते हैं। और उसमें महिलाओं को नेतृत्व करने का, मुखिया बनने का अधिकार नहीं था। भले ही वो मां जीवित है लेकिन मुखिया बनने का काम उसके बेटा ही करता था। ये पितृवंशिकता के प्रमाण और उदाहरण हमें ऋग्वेद से देखने को मिलते हैं, ऐसा ऋग्वेद में उल्लेख भी है। तो ऋग्वेदिक काल से ही पितृसत्तात्मक यानी पितृवंशिकता का प्रमाण मिलने लगते हैं। पिता ही परिवार का मुखिया होता था, जिसके असीमित अधिकार होते थे, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, ये उन पर बिलीव करते थे। संयुक्त, चूंकि भारत में, यहाँ एक और बता दूं, यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा भी बच्चों थी। यहाँ ये और आपको और बता दूं, जब संयुक्त परिवार प्रथा थी तो संयुक्त परिवार में मुखिया का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो मुखिया की बात को किसी की टाली नहीं जा सकती थी और मुखिया भी सभी के साथ समान व्यवहार करता था। पितृवंशिकता का अर्थ है कि वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है, ऐसी व्यवस्था को हम पितृवंशिकता कहते हैं। यहां मैंने आपके सामने बच्चों क्लियर कर दी है कि पितृवंशिकता का अर्थ क्या है। वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र यानी पोते आदि से चलती है, ये पितृवंशिकता हो गई। अब महाभारत का जैसे हम आपसे बात कर गए, महाभारत का बच्चों बराबर जिक्र होता चला आएगा। महाभारत के उदाहरण भी आपको बराबर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। महाभारत के उत्तराधिकार युद्ध में पांडवों की विजय ने पितृवंशिकता को और मजबूती प्रदान की। महाभारत की लड़ाई में आपको बता दूं कि महाभारत में दो भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र, और तीसरा भाई दाशीपुत्र था, वो विदुर थे। तो धृतराष्ट्र चूंकि बड़ा था और भारत में प्रारंभ से ही ये व्यवस्था थी कि बड़ा भाई ही पिता की उत्तराधिकारी या पिता का उत्तराधिकार घोषित किया जाता था, माना जाता था। चूंकि धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे इसलिए पांडु बनाए गए। पांडु की असमय मृत्यु होने से धृतराष्ट्र पुनः राजा बने, और जब धृतराष्ट्र पुनः राजा बने तो पांडु के लड़कों के लिए युधिष्ठिर जो उनका बड़ा था, उसको दुर्योधन द्वारा उत्तराधिकारी न मानने की वजह से मतभेद बढ़े और इनमें आपस में लड़ाइयां हुई, जिसमें अंततः पांडवों की विजय हुई। तो पांडवों की विजय ने भी उत्तराधिकार जो है या पितृवंशिकता है उसका और अधिक मजबूती प्रदान की। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पितृवंशिकता प्रणाली का ही अनुसरण बच्चों करते थे। पुत्र न होने की स्थिति में भाई या बंधु बांधव, इसको यहां पर गलत लिखने में आ गया, बंधु बांधव उत्तराधिकारी हो जाते थे या सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। ऐसे जिनके यहाँ कोई लड़का नहीं है तो उनका भाई का लड़का या कोई उनके द्वारा जो गोद लिया हो या उनके द्वारा बताया हुआ ही उत्तराधिकारी उनका बनता था। अब पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से भी उत्तम पुत्र की कामना के उदाहरण मिलते हैं वो पुत्रों के लिए। अब उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ऋग्वेद काल के समय में भारत में भूमि का विस्तार किया जा रहा था, कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही थी, श्रम का बहुत ज्यादा महत्व था। इसलिए उन्होंने पुत्र रत्न की कामना करना शुरू कर दी, जिससे कि वो सहयोग काम में बटाया जा सके, मेहनत के काम, श्रम के काम कर सकें। परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में महिलाएं भी सत्ता का उपभोग करती दिखाई देती हैं, जिसमें प्रभावती गुप्ता का नाम हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल में प्रभावती गुप्ता को हमने एक महत्वपूर्ण, एक सशक्त महिला के रूप में हम देखते। प्रभावती गुप्ता की कई हमें अभिलेख भी बच्चों भारत में जगह जगह प्राप्त होते हैं। अब मातृवंशिकता क्या होती है? अब मातृवंशिकता ठीक इसकी उल्टी हो जाएगी। मातृवंशिकता में वंश परंपरा मां से जुड़ी हुई होती है, ये अपन को ध्यान रखना है बच्चों। मातृवंशिकता में क्या होना है? मां से जुड़ी हुई होती है। जैसे सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मौर्यों के वंश के पतन के पश्चात शुंग और सातवाहन राज्यों का उदय हुआ था। सातवाहन राज दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। तो इन सातवाहन शासकों में हमें मातृवंशिकता के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिसको अभी मैं आपको यहां चर्चा करने वाला हूं आगे।
अब दूसरा प्रिंसिपल टॉपिक आ गया विवाह। विवाह क्या है? विवाह बेटा हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, और संस्कार का मतलब होता है कि जीवन पर्यंत, जीवन मृत्यु के बाद ही आप इन संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना गया है, ठीक है ना। 16 संस्कार हैं, ये याद रख लेना। कितने संस्कार हैं परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा 16 संस्कार, जिसमें पाणिग्रह संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में या हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। विवाह के प्रकार 8 हैं बच्चों। इस कभी कभी विवाह के कितने प्रकार हैं ये भी पूछ सकते हैं, 8 प्रकारों के नाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, तो हमने इसके लिए आपको नाम भी लेके आए हैं। इन 8 प्रकारों में पहले 4 जो हैं बच्चों वो उत्तम प्रकार के हैं, और बाकी 4 निकृष्ट या निम्न प्रकार के माने गए हैं। यानी 4 मान्यता प्राप्त हैं और 4 गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, है ना, और राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये जो 4 विवाह हैं बच्चों, कहां तक? प्रजापत्य विवाह तक। ये विवाहों को अच्छे विवाह की श्रेणी में रखा जाता था। गंधर्व विवाह मतलब ये प्रेम विवाह होता है, वहां से लेके असुर, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये चारों को निकृष्ट विवाह की श्रेणी में रखा जाता था। तो आप बच्चों ये याद रख लेंगे कि 16 संस्कार होते हैं और विवाह के प्रकार 8 होते हैं। हमें ऋग्वेद काल से लेके बाद के कालों में हमें कई बार गंधर्व विवाह के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं, और इसमें आप बहुत सारे गंधर्व विवाह मतलब प्रेम के वशीभूत लड़के लड़की जब विवाह कर लेते हैं माता पिता की आज्ञा के बिना, ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया। और आप दुष्यंत और शकुंतला का विवाह भी गंधर्व विवाह के रूप में है, और भी इतिहास में ऐसे प्रमाण हैं। आप इनको खोजने का प्रयास करेंगे तो आप और पाएंगे इनको। बच्चों अब अंतर्विवाह। अंतर्विवाह यह विवाह एक समूह, एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक स्थान पर बसने वालों के मध्य होता था। इसके ठीक विपरीत जो बहिर्विवाह है वो गोत्र के बाहर होने वाला विवाह है, और इसको ही समाज में मान्यता अधिक है, क्योंकि आज भी हिंदू धर्म के विभिन्न जो जातियां हैं, उपवर्ग हैं, उन सबों में गोत्र के बाहरी विवाह होता है, गोत्र के अंदर विवाह नहीं होता। दूसरा अब हम पढ़ेंगे यहाँ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। यानी उच्च वर्ण का क्या है, पुरुष है या लड़का है, तो वो निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है, अनुलोम विवाह कहलाएगा। प्रतिलोम इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है। यदि कोई स्त्री से उच्च वर्ण के पुरुष से विवाह करती है, यदि कोई स्त्री अपने से उच्च वर्ण के पुरुष से विवाह करती है, स्त्री, यहां तो पुरुष था निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर रहा था, और यहाँ स्त्री उच्च वर्ण की कन्या से विवाह कर रहा है, तो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। फिर भारत में बहुपत्नी प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। तो एक ही पुरुष अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी बहुपत्नी प्रथा कहलाता है। और बहुपति प्रथा बच्चों एक ही स्त्री के अनेक पति होने की परिपाटी बहुपति प्रथा कहलाता है। जैसे कि आप बहुपति प्रथा के आपको प्रमाण मिलेंगे द्रौपदी के, और बहुपत्नी के तो बहुत सारे, पांडु के 2 पत्नियां थी, है ना, ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। नियोग प्रथा भी बहुत मान्यता प्राप्त उस समय में था। ऐसी स्त्री जो पति विहीन है, पुत्र प्राप्ति हेतु वो अपने देवर या सपन यानी सगोत्र से पुत्र प्राप्त करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियोग प्रथा कहते हैं। यानी पति नहीं है उसका, फिर भी यदि वो बच्चा चाहती है तो वो अपने देवर से या सगोत्र से बच्चा प्राप्त कर सकती है। ऐसे जो पुत्र होते थे बच्चों उनको क्षेत्रज कहा जाता था। ये भी आपको बच्चों याद रखना है। अब स्त्री का गोत्र क्या है? एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई, वह लोगों में खासतौर से ब्राह्मणों में गोत्रों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया हुई बच्चों। अब उसमें क्या है, गोत्र मैंने कहा था जो हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ। गोत्र मोटे तौर पर उन लोगों का समूह को कहते हैं जिनका वंश एक मूल पुरुष से पूर्वज से अटूट क्रम में जुड़ा है।
प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। ये आप बच्चों गोत्र के बारे में आप इतना याद कर लेंगे। गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम थे, ये अगर विशेषता है तो इन विशेषताओं में लिख देंगे आप कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, कन्या को अपना गोत्र छोड़ना पड़ता है, पति के गोत्र को अपनाना पड़ता है, पति की जाति को अपनाना पड़ती है अगर दूसरी जाति की विवाह होती है तो। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में वह संबंध नहीं कर सकते थे, जो आपको मैं ऊपर ही समझा के आया था। परंतु प्रश्न यह है, क्या इन नियमों का सामान्यतः सब जगह उपयोग होता था? क्या समाज में उपयोग तो होता था, लेकिन सभी जगह? तो सभी जगह के लिए थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। यह समझने के लिए हमें सातवाहन राजाओं का, जिनका की शासन कहां पर था, पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ भागों पर था, कि अभिलेखों का अध्ययन बच्चों हमें करना पड़ेगा। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। इन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो इनके पिता के गोत्र थे। इससे पता चलता है कि विवाह के पश्चात भी उन्होंने अपने पति का गोत्र नहीं अपनाया, जो ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित है। यहां मैं आपको शॉर्ट में फिर समझा दूं कि सातवाहन राजाओं की जो पत्नियां थीं, उन पत्नियों ने अपने पिता के ही गोत्र को अपनाया, पति के गोत्र को नहीं अपनाया। और ये बात तब और प्रासंगिक हो जाती है, तब और उदाहरण की योग हो जाती है, जबकि सातवाहन राजवंश स्वयं ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं और ये एक ब्राह्मणी व्यवस्था थी। इस ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध इन्होंने, ये हमें इनका काम या इनका प्रमाण मिलता है कि इन्होंने पति के गोत्र को नहीं अपनाया, अपने पिता के गोत्र को ही आगे जारी रखा। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियम के विरुद्ध था। यह अंतर्विवाह पद्धति का प्रमाण है, जो दक्षिण भारत के कई समुदायों में प्रचलन में है। एक शब्द में बच्चों आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतर्विवाह के प्रमाण भारत के किस भाग से अधिक मिलते हैं, तो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? तो सातवाहन राज्य में हमने आपको बताया कि मातृ सत्तात्मक था, माताओं के नाम पर बच्चों के नाम चल रहे थे। लेकिन फिर भी बच्चों यहाँ एक सोचने वाली बात है कि माताओं को जब इतना सब महत्वपूर्ण स्थान था, मात्रा के नाम के पीछे शासकों के नाम के पीछे माताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन फिर भी उत्तराधिकार के जो नियम थे उनमें पुरुष ही उत्तराधिकारी माने जाते थे। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु सातवाहन राजाओं के संदर्भ में यह भी ज्ञात होता है कि उत्तराधिकारी पितृवांशिक ही होता था, यानी पुरुष ही उत्तराधिकारी कहलाता था। तो बच्चों, इस इकाई का ये पहला वीडियो है। हम जल्दी आपके सामने इसका भाग 2 लेकर आएंगे। तब तक आप इससे पढ़िए, नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।